हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आप सबको पता है। और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मैंने कम्युनिटी के अंदर देखा है, लोगों का सोचना है कि इसमें से 10th और 12th का बोर्ड हटा दिया गया है। कुछ लोगों का सोचना है कि 12th को हटा दिया गया है, उसे ग्रेजुएशन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए उसे 4 साल का बना दिया गया है। तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आज हमें दूर करना है और इसको दूर करने के लिए इस पॉलिसी पे डिस्कस करना तो बनता है ना। तो चलिए आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो इस स्लाइड्स में लिखा गया है, जो भी लिया गया है, वो गवर्नमेंट की साइट पे जो ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी दे रखी है उसमें से आपका लिया गया है। कोई भी आपका पॉइंट ऐसा नहीं है जो अपने से मॉडिफाई किया गया हो। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे अब डिस्कस करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आता है व्हाट इज एनपीई। एनपीई जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई है। सबसे पहले ये पॉलिसी 1986 में आई थी, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 के अंदर। इस पॉलिसी को लाने का वादा मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था, जो उन्होंने आज उसको पूरा किया है। ये जो पॉलिसी है स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देगी और उसे बेटर बना देगी। और इस पॉलिसी को अप्रूव्ड हुई थी 29 जुलाई 2020 के अंदर। हु क्रिएटेड एनपी, किसने बनाया एनपीई को? आईएसआरओ की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो चीफ थे के कस्तूरी रंगन, उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया। उस पैनल ने इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के लिए कुछ जो मुद्दे हैं या उनको परिवर्तन करने पर चर्चा करी। और उस में चर्चा के दौरान जो रिजल्ट आया कि क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, उस चेंजेस को मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ से हमारी पॉलिसी स्टार्ट होती है। एनपीई को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट स्कूल एजुकेशन, सेकंड हायर एजुकेशन, थर्ड अदर की एरिया ऑफ फोकस, लास्ट जो है मेकिंग इट हैपन। इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है एनपीई। इस पॉलिसी का सबसे पहला पार्ट है स्कूल एजुकेशन, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म ECCE के उस पर भी इस पॉलिसी में दे रखी है। तो जहाँ भी आप ECCE देखें तो उसको दिमाग में रख लीजिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो रही है। इसके अंदर बोला गया है कि 85% तक 6 साल तक बच्चों का जो है 85% तक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए हमें इन बच्चों के ब्रेन पे डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों पे एजुकेशन का बर्डन डाल देना चाहिए। तो स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे के ब्रेन का पूरी तरीके से विकास हो, उसका ग्रोथ हो, उसकी केयर की जाए उसमें। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, ना कि 2030 के बाद। ECCE का जो एम बताया गया है वो बच्चे के फुल डेवलपमेंट की बात करता है। इसके अंदर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, आपका कल्चरल डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, अर्ली लैंग्वेज, आपका लिटरेसी, न्यूमरेसी, इन सब डेवलपमेंट की बात कही गई है। साथ ही साथ इन बच्चों के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क रेडी करने की बात कही गई है। ये जो फ्रेमवर्क है 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा 0 से 3 ईयर के बच्चों के लिए बनाया जाएगा, दूसरा फ्रेमवर्क 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए बनाया जाएगा। और ये फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के द्वारा ये बनाया जाएगा। और ये जो इस पॉलिसी के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है नेशनल और इंटरनेशनल, उन सबको ध्यान में रख के बनाया जाएगा।
ECCE जो है चलाएगा कौन, वो भी दे रखा है इसके अंदर। सबसे पहले आपका आंगनवाड़ी जो है वो चलाएंगी। सेकंड आपका जो प्राइमरी स्कूल्स के साथ लोकेटेड हैं, उनके साथ टच में हैं, वो भी इसे को चलाएंगी। साथ ही साथ जो प्राइमरी स्कूल हैं जो 5 से 6 साल तक, कम से कम 5 से 6 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी इसको चला सकते हैं। साथ ही साथ स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स जो हैं वो भी इसको चला सकते हैं। और उसके अंदर क्या किया जाएगा, जो वहाँ के आंगनवाड़ी के लिए वर्कर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनको भर्ती करेंगे और उनको ट्रेनिंग देने का भी काम इसके अंदर किया जाएगा। ये जो पॉइंट है अंडरलाइन किया गया है, गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ये अदर पॉइंट से डिफरेंस है। इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है। इसके अंदर आंगनबाड़ी जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन अगर 10+2 है तो उनको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। अगर उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से कम है तो उन्हें 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसके अंदर उन्हें ECCE के लिए जो जो चीज़ें सिखाई जाए ज़रूरी हैं वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, चाहे लिटरेसी या न्यूमरेसी या अदर रिलेवेंट चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। कहा गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है प्री रिक्विजिट है लर्निंग के लिए, जो ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये एक मिशन चलाया गया कि 2025 तक सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षरकार बनाना, लिटरेट बनाना, तो वो इसका मकसद था। तो ये प्राइमरी स्कूल्स के अंदर चलाया जाएगा, ज़रूरी था कि सभी बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाए। साथ ही साथ इसमें ये बोला गया कि टीचर्स की वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर रेशो बताया गया, पपिल टीचर रेशो क्या होगा, 30:1, 30 के ऊपर एक टीचर रहेगा। जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो है रेशो 25:1 रहेगा, यानी 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर का रेशो रहेगा। इस पॉलिसी के अंदर फाउंडेशन लिटरेसी एंड जो न्यूमरेसी है वो आपका दीक्षा पे भी अवेलेबल होगा। दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। इसका मतलब हमारे बच्चे जो शुरू से ही डिजिटल दुनिया में रहने वाले हैं, बट टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ लैंग्वेज बैरियर को भी ये ख़त्म करेगा। बच्चों के लिए बुक्स को रीडिज़ाइन करने के लिए बोला गया है। रीडिज़ाइन करते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा और बच्चा उसे इंटरेस्ट से करे उन एक्टिविटीज़ को, और इन्जॉय लेकर करे, बर्डन समझ के ना करे। और जो भी बुक्स बनाई जाएंगी वो इंडिया की हर स्टेट की लैंग्वेज के में ट्रांसलेट होके पब्लिश भी की जाएंगी। साथ ही साथ बच्चों का हेल्थ चेकअप की बात की गई है, सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप की बात कही गई है। और साथ ही एक कार्ड इशू होगा, हेल्थ कार्ड इशू होगा, जिससे उसको मॉनिटर करने में इजी होगा। इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का थर्ड जो पॉइंट है वो है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। यानी ये इंश्योर किया जाए कि सभी बच्चे इनरोल हो रहे हैं इनमें स्कूल में, और साथ ही साथ स्कूल को अटेंड भी कर रहे हैं, ये चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, जिसे आज हम समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं, वो और RTE एक्ट की वजह से जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं उसमें प्राइमरी जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब परसेंटेज बड़ी है इनरोल होने की बच्चों की। वो किसकी वजह से है? समग्र शिक्षा और RTE एक्ट की वजह से। बच्चों के इनरोलमेंट के साथ साथ कि सभी बच्चों ने इनरोल लिया है या नहीं, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिन बच्चों ने स्कूल आधे में छोड़ दिया है उनको भी वापस लेकर आया जाए। साथ ही जिन बच्चों का इनरोलमेंट है अभी स्कूल में, वो भी उनका इंटरेस्ट इसमें बना रहे, वो ऐसे ना हो उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाए और वो स्कूल छोड़ दे। तो उनका इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इस पॉलिसी के अंदर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और इसको बढ़ावा जो है इसको पूरा करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूलिंग द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाएगा।
और ये उन लोगों के लिए होगा जो फिजिकली स्कूल में बच्चे प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी रीज़न वश, ये जो है उनके लिए होगा। साथ ही एक चेंजेस और है इसमें, जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए काम है, उनको आगे स्कूल में दोबारा से, उन्हीं स्कूलों में दोबारा से एज अ वॉलेंटियर काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। ये इसमें पॉलिसी में चेंज है, लेकिन आगे चल के देखिए वो कैसे आती है कि एज अ वॉलेंटियर आपको पे किया जाएगा या धीरे धीरे आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी लगाया जाएगा, फिर आगे परमानेंट कर दिया जाए। ये आप आगे चल के पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो कुछ चेंजेस देखने को इस पॉइंट में मिल सकते हैं। और ये बच्चे जो एज अ वॉलेंटियर काम करेंगे, ये 1-on-1 ट्यूटरिंग कर सकते हैं, द टीचिंग ऑफ लिटरेसी एंड होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प सेशंस कर सकते हैं, टीचिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर एजुकेटर्स, कैरियर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग टू स्टूडेंट्स, ये सब काम उनसे लिए जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो 4 पॉइंट है, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ही जो है आपका रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन न्यू 5-3-3+4 डिज़ाइन जो किया गया है, ये है। जो स्ट्रक्चर है पहले 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 ईयर डिज़ाइन किया गया है। जो स्ट्रक्चर है इसको इस पिक्चर के द्वारा बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पहला जो स्ट्रक्चर है ग्रे वाला, वो पहले वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्ले वे में जो आपका क्लासेस होती थी वो नहीं शुरू होती थी। बच्चे की जो क्लास है सीधा 6 से शुरू होती थी, फर्स्ट से। फर्स्ट टू जो 10 आती थी वो एज 6 से 16 बच्चा कर लेता था, और सेकेंड आपका 10+2 2 साल की होती थी, 16 to 18 बच्चा कंप्लीट कर लेता। जो एजुकेशन सिस्टम था ये 2 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन अब एजुकेशन जो आया है सिस्टम वो इधर 5-3-3-4 में डिवाइड है। जो पहला 5 साल है जिसे फाउंडेशनल बोला गया है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। जो आपका 3 साल है और एक 2 साल है। जो 3 साल का है प्ले वे आप कह सकते हैं, आंगनवाड़ी वाले बच्चे प्री स्कूलिंग कह सकते हैं, वो 3 to 6 ईयर में बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास 2 ईयर जो है बच्चे 6 to 8 ईयर में कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों को मिला के फाउंडेशनल बोला गया है। नेक्स्ट आपका आता है 3 ईयर में 3 साल बच्चे के, जिसे आप प्री प्रिपरेटरी बोला गया है। इसमें जो क्लास 3 to 5 है, और 8 to 11 ईयर में बच्चा इसको कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट जो 3 है बच्चा 6 to 8 क्लास के लिए बोला गया है, जिसको मिडल बोला गया है, और एज जो है 11 to 14 में बच्चा कंप्लीट कर लेगा। ये होगी आपकी मिडल एज। लास्ट जो आता है 4, जिसमें बच्चा 9 to 12 क्लास कंप्लीट करेगा, इसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया है, और ये होगी 14 to 18 के अंदर एज में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है और उसका एम बताया गया है, एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, एजुकेशन सिर्फ बच्चे का कॉग्निशन विकास करना ही नहीं है। एजुकेशन का मकसद उसका करेक्टर बिल्ड करना भी है, उसका फुल डेवलपमेंट की बात की गई है इस एजुकेशन के अंदर। चाहे उसके अंदर 21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स है टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि उसे भी बच्चे को इंडिविजुअली सिखाना है। साथ ही इसके अंदर करिकुलम रिड्यूस करने की बात की गई है। कहा गया है कि आवश्यक एजुकेशन और थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, इनिशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि करिकुलम के जो कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड या एनालिसिस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि सिलेबस के कंटेंट को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि डिस्कवरी बेस्ड, आपका डिस्कशन बेस्ड, ये जो एनालिसिस बेस्ड है, इसको किसी भी अगर टॉपिक को इस मेथड से करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम तभी एक दे पाएंगे एक टॉपिक को जब आपके पास कंटेंट कम होगा करवाने के लिए बच्चे को। तो इसलिए कंटेंट कम किया गया है, और कंटेंट के अंदर उन्हीं चीज़ों को रखा जाएगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है।
सिलेबस में सिर्फ उस कंटेंट को रखा जाएगा जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। साथ ही उस कंटेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे के आइडियाज़, जो नए नए उसके आइडियाज़ आएंगे उससे बेस्ड करवाया जाएगा, उस तरीके से करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो टीचिंग है, टीचिंग के प्रोसेस को भी बढ़ावा दिया गया है इसके अंदर, और वो जो प्रोसेस है उसे क्वेश्चन बेस्ड रखा जाएगा। क्वेश्चन के लिए बच्चों को इंकरेज किया जाएगा। साथ ही बच्चे के लिए क्लासरूम जो सेशन है आपका फन, क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ के द्वारा करवाया जाएगा, जिससे ज़्यादा बच्चे की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो जो हम एक्सपीरियंस से लर्निंग करते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती है, तो इसलिए एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसके अंदर इन चीज़ों को रखा गया और करिकुलम के अंदर जो कंटेंट है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर ही है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चे के लिए जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हर स्टेज के अंदर रखा गया है और अकॉर्डिंग टू स्टेज उसको आप कराएंगे। इसके अंदर आपका स्पॉट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी और अदर एक्टिविटीज़ आप ला सकते हैं और ये हर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। आने वाले समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा कोर्सेज चुनने में, सब्जेक्ट चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। सेकेंडरी स्टेज में फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल जैसी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा और बच्चों को चूज़ अपनी मर्ज़ी से वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और उस पर आगे चल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट चूज़ जो कर लिया बच्चे ने, आगे होल लाइफ वो वही चलाएगा। बच्चा ईयर टू ईयर उसे चेंज कर सकता है और अपना इंटरेस्ट देख सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है। और साथ ही करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, वोकेशनल एकेडमी जैसी स्ट्रीम में नहीं होंगी, बल्कि सब्जेक्ट होंगे आगे चल के, लाइक फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, आपका एडिशन टू साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट होंगे। और इसके अंदर जो करिकुलम है बच्चे का कैसे इंटरेस्ट आता है और उसकी एज में, जो एज के लिए रेडी किया जा रहा है करिकुलम, उस एज में बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड करिकुलम होगा। साथ ही नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज। बच्चे को जो लैंग्वेज है 5th ग्रेड तक कम से कम बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा, जो मटेरियल पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या उसका मीडियम जो होगा पढ़ने का, वो आपका होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रिलीजियन लैंग्वेज होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8th ग्रेड तक बच्चे को इसी में ही पढ़ाना चाहिए। आगे चल के यही बोला गया है इसके अंदर और ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं होगा, ये फॉलो जो है रूल प्राइवेट स्कूल में भी किया जाएगा। इस पॉलिसी का मानना है कि मल्टीपल लैंग्वेज से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को इसके अंदर ऐड किया गया है। यह 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है फ्लेक्सिबल भी है। बच्चों को 3 लैंग्वेज सीखनी तो है, लेकिन अगर वो तीनों लैंग्वेज जो है स्टेट, एरिया और बच्चे तीनों मिलके डिसाइड करेंगे उन्हें वो 3 लैंग्वेज कौन सी सीखनी है। और ये ज़रूरी है इन 3 लैंग्वेज के अंदर कि 2 लैंग्वेज आपकी, ये जो लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो आप 6 to 7 ग्रेड में आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी शर्त है कि 3 लैंग्वेज में से आपकी एक लैंग्वेज तो कम से कम इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। बाय ये कम से कम आपका सेकेंडरी एज तक आपका होगा। ज़रूरी है आपको ये लेना 3 लैंग्वेज फार्मूला। उसके बाद आपका जो है मैथ्स और साइंस के लिए मल्टी लैंग्वेज बुक डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप 2 लैंग्वेज सीख सकें, एक इंग्लिश और दूसरा आपकी कोई भी मदर टंग, ये कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज बनाने की कोशिश की जाएगी। उनके लिए नेशनल और स्टेट लेवल पे करिकुलम रेडी किए जाएंगे, उसके लिए बुक्स भी डेवलप की जाएंगी। स्टूडेंट किसके लिए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए। और लोकल साइन लैंग्वेज
कि जो वहाँ पे है उनके लिए लोकल साइन लैंग्वेज, उसकी भी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट की जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट में भी चेंज लाने की बात की गई है। कहा गया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रटने पर फोकस करता है, जो असेसमेंट है वो रटने पे फोकस करता है, तो इसलिए उसमें बदलाव लाया जाए और समेटिव और फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता था उसको दोबारा से लाने की बात कही गई है। और जो समेटिव असेसमेंट कहा गया है कि वो रटने की बजाय फोकस करता है कि लर्निंग, बच्चे को लर्निंग करे, उसके डेवलपमेंट पे इंकरेज करता है उस चीज़ को, और बच्चे की जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं उनका भी वो टेस्ट करता है, सच लाइक एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लियरिटी, इन सब का भी वो क्लियरिटी से असेसमेंट कर सकता है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, उसकी गाइडेंस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट की रिपोर्ट्स को, जो पेरेंट्स को रिपोर्ट दी जाती है, यानी प्रोग्रेस कार्ड जो दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं, दिया जाता है, उसके अंदर भी चेंज लेकर आया जाए। और ये रिपोर्ट कार्ड अब इस तरीके की बनाई जाए जिसमें होलिस्टिक होनी चाहिए, 360 डिग्री वाली होनी चाहिए, आपकी मल्टी डायमेंशियल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है रिपोर्ट कार्ड ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ उसकी एजुकेशन स्किल का असेसमेंट ना करके उसका होल जो डेवलपमेंट है उसका असेसमेंट करे। उसमें चाहे आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट आता है या आपका कॉग्निटिव इफेक्टिव आता है, किसी भी चीज़ का वो असेसमेंट आसानी से उसके अंदर किया जा सके, इस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बात कही गई है। अब बाकी देखते हैं वो किस तरीके की होगी, कैसी होगी, वो जब सामने आएगी हमें तभी पता लगेगा, लेकिन इस आधार पे बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बोर्ड एग्जाम और आपका एंट्र एग्जाम के साथ जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके एग्जामिनेशन में भी बदलाव करने की इसमें बात कही गई है, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको पता है कि आजकल सभी बच्चों को कोचिंग सेंटर को एग्जाम लेने के लिए कोचिंग सेंटर में भागना पड़ता है, कोई भी हो, चाहे 10th का हो, 12th का, कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए एग्जाम स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया जाएगा ताकि बच्चों को कोचिंग सेंटर ना जाना पड़े, क्योंकि इस पॉलिसी का मानना है कि बच्चे अपनी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या जो हमारी एक्सपीरियंस लर्निंग होती है उसको छोड़ के वो रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ों की तरफ भागते हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं। आपको पता है कितने ज़्यादा महंगे होते हैं ये कोचिंग सेंटर, तो पे भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाने की बात की गई है कि कोचिंग सेंटर की इम्पोर्टेंस यहाँ पर कम हो सके। साथ ही साथ 10th और 12th का एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसे कंटिन्यू करने के लिए बोला गया है, लेकिन साथ ही साथ ये बोला गया है कि यहाँ पर उस एग्ज़ाम जो स्ट्रक्चर एग्ज़ाम है वो इस तरीके का हो जिससे बच्चे की लर्निंग हो और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम हो, बच्चे कोचिंग सेंटर कम भागे एग्ज़ाम्स को लेने के लिए। जिस तरीके से 10th और 12th में प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है एंड में, उसी तरीके से अब 358 में भी प्रोग्रेस ट्रैक किया जाएगा एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। एक आपका मेन पॉइंट ये भी है कि नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जा रहा है जिसका नाम प्रकाश रखा गया है, फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये किसके अंडर में आएगा? MHRD के अंडर में रह के ही काम करेगा। इसका काम रहेगा कि जो असेसमेंट या इवेल्युएशन जो होता है उसके रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, उसको रेडी करना और स्कूल बोर्ड को रिकॉग्नाइज्ड करना, उसके रिगार्डिंग असेसमेंट के रिगार्डिंग कोई सर्वे करवाना है तो वो सब काम किसके रहेंगे? प्रकाश के रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट। सभी बच्चे जो हैं अपनी बाय बर्थ कोई क्वालिटी या टैलेंट अपना उनके अंदर शुरू से ही होता है, तो उसका पता लगाने का काम टीचर का है, और जब पता लगा लेती है एक टीचर तो उसका एक काम ये भी बनता है कि उसको निखारे,
उसके टैलेंट को निखारे, बच्चे को इनकरेज करे कि वो उस टैलेंट को और इम्प्रूव करे। साथ ही एनसीईआरटी और एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन भी इन बच्चों के लिए जारी की जाएंगी और बीएड प्रोग्राम भी स्पेशलाइज के इस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर बनाए जाएंगे बीएड के द्वारा। लेवल पे ओलंपियाड और कंपटीशन रखने की बात कही गई है और ये इंश्योर करने की बात की गई है कि सभी बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेशन करें। ये देखें कि किसी रीज़न की वजह से ऐसा ना हो कि कोई भी पार्टिसिपेशन ना करे, तो उस रीज़न को दूर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी और जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इस कंपटीशन में, तो आगे एडमिशन के टाइम पे उसे थोड़ा सा छूट मिलेगा या इस कह सकते हैं इस चीज़ की बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचर रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है बोला गया है, जो बच्चे स्कोर अच्छा कर रहे थे 12th में, तो जब या ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उनका जो बीएड करवाया जाएगा कि जो वो करेंगे 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे, तो उसमें उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ टेट की बात कही गई है, यानी टेट कहीं नहीं जाने वाला, टेट आगे भी कंटिन्यू में रहेगा। सभी टीचर्स को टेट देना ज़रूरी है, चाहे वो फाउंडेशनल कोर्स के लिए हो या प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल सेकेंडरी, सभी टीचर्स को टेट देना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होगा, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये पब्लिक या आपके प्राइवेट जो स्कूल्स हैं सभी के लिए ज़रूरी है, हर स्टेज की टीचर्स के लिए। और हर स्कूल में आप अब बिना टेट के नहीं लग सकते हैं, तो यानी टेट और भी ज़्यादा पहले से इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल्स कई होते थे बिना टेट के लगा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर टीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 50 आवर्स अब हर टीचर्स को पूरे करने पड़ेंगे एवरी ईयर CPD के। नेक्स्ट है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके अंदर जो टीचर्स अच्छे काम कर रहे हैं या जिसके अंदर लीडरशिप या मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट BRC CRC बाइट डाइट जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट दी जा सकती है। नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर। इसके अंदर कहा गया है जहां ज़रूरत है स्पेशल एजुकेटर्स की, वहां उनको लगाया जाए। स्कूल्स के अंदर जैसे आपका जहाँ पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वहाँ पे उनकी नीड को फुलफिल किया जाए। और साथ ही साथ ये बोला गया है 2030 तक हर टीचर्स की जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम बीएड 4 साल की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी। जिन्होंने पहले बैचलर डिग्री कर रखी है उनको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि अब उन्हें बीएड 4 साल की करनी पड़ेगी। उनके लिए 2 साल की बीएड प्रोग्राम भी रन किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिन्होंने पहले बैचलर डिग्री कर रखी है। साथ ही साथ 1 साल की बीएड प्रोग्राम भी अवेलेबल होगा और ये उनके लिए अवेलेबल होगा जिन्होंने पहले 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री कर रखी है। साथ ही साथ बाइट और डाइट जैसे कोर्स भी अभी आगे रन होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर 20 सब पॉइंट्स अंदर दे रखे हैं, लेकिन उनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम पहले नहीं जानते या चेंज हुआ हो। वही इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और बोली गई है जो पहले भी हमें पता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही वही था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जो अदर चाइल्ड्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वही आपकी अपॉर्चुनिटी CWSN वाले बच्चों को दी जानी चाहिए। तो इंक्लूसिव का मतलब ही यही था और उसी को ही इसके अंदर रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है टूवर्ड अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब हम पहले बैचलर डिग्री करते थे 3 साल की, उसके अंदर हम जब भी कंप्लीट 3 साल करेंगे तभी हमें
डिग्री मिलती थी। साथ ही साथ अगर मेरे को किसी रीज़न वश मैंने 1 साल या 2 साल उसे करके छोड़ दिया और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया, तो मुझे फिर से 3 साल दोबारा से करने पड़ते थे। लेकिन अब जो पॉलिसी आई है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसके इम्प्लीमेंट होते ही। जो 4 साल की बैचलर डिग्री है, उसमें जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट करते ही आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कंप्लीट करते ही आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल कंप्लीट करते ही मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब फ्लेक्सिबिलिटी बैचलर डिग्री में ही नहीं, मास्टर में भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। ये वो करेंगे जो 3 साल के बैचलर प्रोग्राम किया है, जिन्होंने पहले 3 साल का बैचलर प्रोग्राम किया है, वे 2 साल की मास्टर डिग्री करेंगे, जिसमें लास्ट ईयर जो है रिसर्च वर्क होगा। और 4 साल की जिन्होंने बैचलर डिग्री की है, वो 1 साल की मास्टर करेंगे और जो 1 साल मास्टर करेंगे, उस मास्टर में वो रिसर्च वर्क जो लास्ट ईयर था उसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक जिन्होंने 5 साल की बैचलर डिग्री और मास्टर दोनों कंबाइन करके, मतलब आपने 4 साल आपने बैचलर के दे दिए और 1 साल आपने मास्टर को दे दिया, यानी 5 साल अगर आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और एमफिल यानी इसके अंदर हटा दी गई है, जो हम पहले उसके बाद मास्टर्स के बाद एमफिल करते थे, देन पीएचडी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एमफिल को पूरी तरीके से हटा दिया गया है इसके अंदर से। ये पूरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे इस पॉलिसी का लगा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचर एजुकेशन। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड हो गई है और ये जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी और 2030 तक सभी टीचर्स की ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बन जाएगी कि कम से कम सभी टीचर्स को 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की हुई होनी चाहिए। साथ ही उस 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर जो टीचर्स बनेंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन दी जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, म्यूजिक हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ बच्चों को पेडागोजी सिखाई जाएगी, टीचर्स को और सोशल साइंस, हिस्ट्री, साइंस, मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, जो चूज किया होगा, उसी के अंदर पेडागोजी भी बच्चों को सिखाई जाएगी। 4 साल की बीएड के साथ साथ 2 साल की बीएड भी रन होगी, लेकिन 2 साल की बीएड उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जिन्होंने पहले बैचलर डिग्री कर रखी है पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर। 1 साल की बीएड भी रन होगी, लेकिन वो उसके लिए उन लोगों कैंडिडेट्स के लिए होगी जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं। साथ ही साथ स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे वो 4 साल की बीएड हो, चाहे 2 साल की बीएड हो, चाहे 1 साल की बीएड हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमेनिंग वोकेशनल एजुकेशन। जो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में शुरू की गई थी, उसे भी हायर एजुकेशन में आगे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस पॉलिसी का जो थर्ड पार्ट है वो है अदर की एरिया ऑफ फोकस, जिसके अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन पहला पॉइंट है और कहा गया है कि प्रोफेशनल एजुकेशन पब्लिक और एथिक के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्रिटिकल इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, डिस्कशन, डिबेट, रिसर्च और इनोवेशन को इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर सिटीजन का राइट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि उसे बेसिक एजुकेशन आए, जिसको फाउंडेशन लिटरेसी बोला गया है। जब सिटीजन ये लिटरेसी और बेसिक एजुकेशन सीख लेते हैं तो पर्सनल, सिविक, इकोनॉमिक और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी उसके लिए खुल जाती हैं। साथ ही इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा इस एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर 5 टाइप ऑफ प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें पहला है फाउंडेशन लिटरेसी, नेक्स्ट है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, नेक्स्ट आता है वोकेशनल स्किल, उसके बाद बेसिक एजुकेशन और लास्ट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लास्ट जो है पार्ट वो है मेकिंग इट हैपन। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है कि जो हम MHRD कब से पढ़ रहे हैं, यानी
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसका रीडिज़ाइन किया गया है, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOE के नाम से हम जानेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।